कलावती हॉल में बैठी अपनी पड़ोसन विमला से बातें कर रही थी। तभी वहाँ चाय का कप लिए कलावती की बहू कविता आ जाती है। देख विमला, अब तू क्या ही कर सकती है। मैं तो तुझे पहले से ही कह रही थी, तेरी बेटी का उस दूध वाले के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन नहीं, तुझे ना जाने अपनी बेटी पर इतना गुमान क्यों ही था। अरे कलावती, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे देख ना, मेरी बेटी भाग गई। वो ऐसे काम कैसे कर सकती है? कभी किसी को उसने देखा ही नहीं, लेकिन देख आज वो दूध वाले के संग भाग गई। अरे मैं कहाँ जाऊँ, अपना मुंह छुपाऊं? अरे विमला, इतना मत सोच, जो हो गया सो हो गया। अब तू अपने घर परिवार को देख, तू ऐसे करेगी तो कैसे काम चलेगा। अरे विमला काकी, आप तो माँ थी, तो आपको अपनी बेटी पर कैसे शक नहीं हुआ? बल्कि मैंने तो एक रोज बाजार में आपकी बेटी को दूध वाले के साथ हाथ में हाथ डाले देखा भी था। क्या बात कर रही है बहू तू? फिर तू घर आकर बताती ना, मैं विमला को कहती। वैसे भी ये मेरी बात कहाँ ही मान रही है। देखो काकी, मैं तो कहती हूँ उसे प्यार से घर ले आओ और उसकी शादी जबरदस्ती कहीं भी करवा दो, लेकिन अपना नाम मत खराब होने दो। बहू तू सही कह रही है, अब तक मुझे ऐसी राय किसी ने नहीं दी। अगर तू अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगी ना, और कहीं उसने कुछ कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कलावती तू चुप कर, बहू ने बड़े पते की बात कही है। अभी ही जा रही हूँ मैं अपने बूढ़े को कहने, कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाओ और उसकी जोर जबरदस्ती से शादी कर दो। इतना सुनते ही रोती धोती हुई विमला की शक्ल पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो कलावती की बहू की बात सुनकर सीधे अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर कलावती अपनी बहू को घूर रही होती है। माँ जी, आप मुझे घूर क्यों रही है? मैंने उन्हें ऐसी कौन सी गलत राय दे दी? बहू, मैं तुझे हमेशा से यही कहती आई हूँ कि तू मेरे घर में बहू बनकर आई है, तो मेरी सास बनने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ हाँ माँ जी, मैं बन भी नहीं रही हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि बोलना चाहिए वहाँ तो मैं बोलूँगी ही। अच्छा, तो बहू बनकर क्यों आई? मेरी सास ही बनकर आ गई होती। अगले जन्म में जरूर माँ जी, मैं आपकी सास बनूंगी, और आप मुझ पर जितना रोक टोक लगाती हो उससे ज्यादा मैं आपके साथ करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और भगवान भी तेरी सुन लेगा। उसे भी पता है कौन कैसा है, और मैं तुझ पर कितना अत्याचार कर रही हूँ। अब जाकर काम पर भी ध्यान दे ले, पूरे दिन जो मुझसे आगे आगे बोलती रहती है तू। कलावती की बहू कविता का कहीं भी मुंह बंद नहीं हो सकता था, बल्कि कविता तो अपनी सास के आगे बोला करती थी, जिस वजह से कलावती अपनी बहू से बड़ी परेशान थी। एक रोज विमला, कलावती और कविता बाजार जाते हैं। विमला और कलावती तो रास्ते में बातें करती हुई जा रही थी। अरे कलावती देख ना, कैसे अपनी पत्नी को मार रहा है, कुछ कह नहीं से। अरे नहीं विमला, जाने दे, पति पत्नी का मामला है, क्या करना है बीच में पड़कर। अरे माँ जी, काकी आप दोनों ये कैसी बात कर रही है? ये एक औरत का सवाल है। उस बेचारी को देखो कैसे अपने पति के आगे बेबस खड़ी है। अगर हम उसके लिए बोलते हैं तो उसे हिम्मत मिलेगी ना। अरे बहू, उसके पति ने पी रखी है, कहीं वो अपनी पत्नी को छोड़कर तुझ पर हाथ न उठा दे, तब क्या करेगी तू? ऐसे कैसे? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इसकी इतनी हिम्मत कि ये एक औरत पर हाथ उठाए। अरे रुक जा बहू, इसे तो मैं समझा समझा कर परेशान हो गई हूँ। कलावती और विमला ये सब देख रही थी। अब कविता के वहाँ से आने के बाद विमला कविता से कहती है, अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है किसी के मुद्दों में मत घुसा कर। वो तो आदमी बेचारा अच्छा था जो तुझे कुछ नहीं बोला, वरना कोई और होता ना तो तूने जितने थप्पड़ मारे हैं ना, उससे ज्यादा वो तुझे मारता। बहू, आज तू चल घर, मैं तुझे बताती हूँ सास बनने का नतीजा क्या होता है। तेरी सास तेरे सामने खड़ी है और तू है कि किसी भी अनजाने आदमी पर हाथ उठा रही है, जबकि मैंने तुझे कितनी बार मना भी किया था। देख बहू, कलावती बिल्कुल ठीक कह रही है। कौन कैसा है क्या पता हमें, अपनी सास की बात माना कर। कलावती दिल की बुरी नहीं है। अब तीनों बाजार जाते हैं और सब्जियां लेने के बाद घर आ जाते हैं। कविता, जो कि अपनी सास को खुद से ज्यादा समझदार नहीं समझती थी, उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रोज देर शाम कलावती किसी काम से बाहर गई थी, तभी विमला का कलावती के घर आना होता है। लगता है कलावती घर पे नहीं है और मैं पैसे के लिए उसके पास आई थी, तो क्या करूं? एक आइडिया है, आज बहू को अपने जाल में फंसाती हूँ। अरे विमला काकी, आप क्या बात है? माँ जी ने आपको बताया नहीं वो अपनी बहन के घर गई हुई है? अरे बहू, बताया है कलावती ने,
लेकिन मुझे तो आज तुमसे काम है। आखिर तू भी कलावती की बहू ही है ना, और उसकी जिम्मेदारी तो तू ही संभाल रही है। लेकिन मुझे कहते हुए शर्म भी आ रही है। अरे आप बोलिए तो, क्या बात है और आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? बहू, मुझे ना वो 10,000 रुपए की जरूरत थी। तुझसे मांगने में ना मुझे शर्म आ रही थी। अगर कलावती होती तो बस मेरे मुंह से निकलने भर की दे रही थी। कलावती तो मुझे पैसे खुद ही दे देती। अरे विमला काकी, ये बात है? अरे रुकिए, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। माँ जी नहीं है तो आपकी बहू तो है ना, आप भी बेवजह ही इतना परेशान हो रही थी। इतना बोलकर कविता अपनी सास कलावती के कमरे में जाती है और अलमारी से पैसे निकाल कर लेकर आती है और विमला को देती है। बहू, तू सच में दिल की बहुत अच्छी है। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे काकी, उधार लिया है आपने, इसमें एहसान की क्या बात है? माँ जी के ना रहने पर तो मुझे ही सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी ना। क्या मूर्ख बनाया है मैंने कलावती की बहू को। और कलावती भी अपनी बहू को ठीक ही कहती थी। सास बनते बनते किसी दिन ये कलावती को ले डूबेगी। कविता तो अपनी सास के ना रहने पर बहुत खुश थी और वो घर भी अपने तरीके से चलाती है। अब 2 दिन बाद कलावती अपनी बहन के घर से लौट कर आती है। बहू, 2 दिन से मैं घर में क्या नहीं थी, तूने तो रायता ही फैला दिया जिससे मैं समेट भी ना पाऊँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। और तो और, आप अभी कुछ देर बाद सिर्फ तारीफ ही करने वाली हैं। चल बता, ऐसा क्या किया है जो मुझे मेरी बहू पर गर्व होगा? मुझे तो उसमें भी डर ही लग रहा है। देखो माँ जी, मैंने तो बस दूध वाले को एडवांस पैसे दिए हैं, लाला को भी उनके सारे पैसे दे दिए, और तो छोटे मोटे हर किसी को पैसे एडवांस में दे दिए हैं। और तो और विमला काकी को भी 10,000 रुपए चाहिए थे, वो परेशान थी बहुत। कितने दिए हैं? 10,000? लेकिन क्यों? तुझे पता है कि विमला पैसों के मामले में कैसी है। और तो और तूने घर के बजट को बिगाड़ के रख दिया है। बहू, पहले तो मुझे ये बता, विमला को तूने पैसे दिए ही क्यों? माँ जी वो बहुत परेशान थी तो मुझसे भी देखा नहीं गया और मैंने पैसे दे दिए। तो इसका मतलब यही है कि तू मेरे जाने के बाद मेरी सास बन चुकी थी। अब बहू, तू जो मेरे जाने के बाद इतनी अच्छे से घर संभाल रही थी ना, अब तू जाकर विमला से वो 10,000 का तगादा भी करके आ। अब मैं तुझे अपनी सास बनाती हूँ, मैं भी तो देखूं तू घर की जिम्मेदारी कैसे निभाती है। मुझे नहीं पता था माँ जी कि विमला काकी मुझसे जानबूझकर पैसे लेने आई हैं। कलावती जब अपनी बहू को फटकार लगाती है तब जाकर उसे समझ में आता है कि कई चीजों में अभी वो अपनी सास की बराबरी नहीं कर सकती। रुचि अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। रुचि को चटपटी पाव भाजी खाना बहुत पसंद था। जहाँ एक तरफ रुचि को चटपटी पाव भाजी खाने की आदत थी, वहीं दूसरी तरफ उसका पति अनुज डॉक्टर था, जिस वजह से उसके घर में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड खाना खाते थे। एक दिन सुबह के समय उसकी ननद नेहा, सास उर्मिला और पति अनुज डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का वेट कर रहे होते हैं। तभी रुचि सबके लिए नाश्ते में पाव भाजी लेकर आती है। देखिए, मुझे आप लोगों की पसंद नापसंद अभी अच्छे से पता नहीं है, तो मैंने आज का नाश्ता अपनी पसंद का बना लिया। बस आप लोगों को पसंद आ जाए। कोई बात नहीं बहू, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तूने जो बनाया है अच्छा ही बनाया होगा। तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम खाना अच्छा बनाती हो। मुझे उम्मीद है आज तुमने नाश्ते में भी कुछ अच्छा ही बनाया होगा। हाँ भाभी, अब आप लोग आपस में ही बातें बाद में कर लेना, पहले नाश्ता कर लें। मुझे बहुत भूख लगी है और भाभी के हाथों का नाश्ता देखकर मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। मुझे तो बस नाश्ता चाहिए। रुचि, तुम पहले इसे ही दे दो नाश्ता, वरना हमारे पेट में दर्द होने लगेगा। भैया, मैं आपको इतनी भुक्कड़ दिखाई देती हूँ क्या? रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कोई नाश्ता। मैं जा रही हूँ, खाइए आप लोग। अरे रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। बैठो, जब देखो गुस्सा करके चली जाती हो। पता नहीं क्या होगा तुम्हारे ससुराल वालों का, जहाँ तुम शादी करके जाओगी। रुचि, तुम नाश्ता दो सबको। अनुज के कहने पर नेहा बैठ जाती है, जिसके बाद रुचि सबके लिए नाश्ता निकालती है। सभी खाने जा ही रहे थे कि तभी अनुज की कॉल आ जाती है और वो बात करते हुए उठकर चला जाता है। जिसके बाद रुचि की सास और ननद जैसे ही पाव भाजी खाते हैं, तीखे की वजह से उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोनों पानी के लिए रसोई में जाती हैं और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर हॉल में घूमते हुए पानी पीने लगती हैं। तभी अनुज वहाँ आता है। ये क्या हो रहा है? आप लोग नाश्ते के टाइम पर मॉर्निंग वॉक क्यों कर रहे हैं? बोलिए कुछ। माँ, नेहा,
बेटा आग लगे नाश्ते में, मैं तो जान निकल जाएगी लगता है। बहू ने इतना तीखा नाश्ता बनाया है, पूछो मत। हाँ भैया, पूरा मुंह जल रहा है। अब हम क्या करें, बहुत तीखा लग रहा है। क्या हुआ माँ जी, ज्यादा तीखा हो गया क्या? मैंने तो अपने हिसाब से कम ही बनाया था, वरना तो मैं इससे भी ज्यादा तीखा खाती हूँ। बाप रे, हमारे इतने तीखे में ही हालत खराब हो गई, तो इससे ज्यादा तीखा कैसे खा लेती है? कुछ कर बहू, मुंह बहुत जल रहा है मेरा। अपनी सास और ननद को तीखे से तड़पते देखकर रुचि भागकर रसोई में जाती है और कटोरी में चीनी लाकर दोनों को देती है, जिसे खाने के बाद दोनों को सुकून मिलता है। और अनुज रुचि से, रुचि माना तुम्हें चटपटी पाव भाजी खाने की आदत है, लेकिन हमारे घर में सभी उबला हुआ खाना खाते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसलिए आगे से खाना बनाते टाइम ध्यान रखना वो नॉर्मल से भी कम तीखा हो, सिर्फ नमक वाला, कोई मिर्ची नहीं। छी, ये उबला हुआ खाना तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। मुझे जब तक चटपटी पाव भाजी ना मिले तो मेरा पेट ही नहीं भरता। माना आप डॉक्टर हैं, लेकिन मैं पेशेंट नहीं हूँ। जैसे तुम तीखा चटपटा खा लेती हो ना शौक से, वैसे ही मेरे घर वाले उबला हुआ खा लेते हैं, क्योंकि जितना सादा खाना खाओगी, तीखा तेल मसाला नहीं खाओगी, उतना फायदा रहेगा और बीमारियों से बचोगी। क्या अनुज जी, आप भी ना, एक ही तो जिंदगी है, वो भी हम उबला हुआ खाना खाकर बिताते, वो भी तब जब हमारे पास खाने के लिए इतने सारे आइटम हैं। मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होने वाला, मुझे तो चटपटा खाना ही पसंद है। अब आप लोगों ने नहीं खाया तो मैं ही खा लेती हूँ अपनी बनाई हुई चटपटी पाव भाजी। रुचि इतना कहकर पाव भाजी की प्लेट उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और आराम से बैठकर खाने लगती है। अनुज अपनी क्लिनिक के लिए निकल जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन उर्मिला की बहन कुसुम उससे मिलने के लिए घर आती है और देखती है कि एक औरत हाथों में पाव भाजी की प्लेट लिए टीवी देखते हुए खाने में लगी है। तभी वो भी जाकर सोफे पर बैठती है, जिसे देखकर रुचि, अरे अरे, तुम कौन हो? कहाँ घुसी चली आ रही हो? ना कोई जान ना पहचान, आराम से आकर मेरे सोफे पर बैठ गई। उठो, अभी के अभी उठो। अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे अंदर अपने से बड़े से बात करने की तमीज वमीज नहीं सिखाई तेरे माँ बाप ने? तमीज तो बहुत है, लेकिन जान पहचान वालों के लिए, ऐसे किसी अजनबी लोगों के लिए मेरे अंदर कोई तमीज नहीं है। और मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ, मेरी एक ही सास है। बहू, लगता है तेरी सास ने तुझे मेरे बारे में नहीं बताया, तभी तो तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। ये सब बोलकर जान पहचान निकालने की कोशिश मत करो। तुम अभी निकलो मेरे घर से, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि एक चोरनी मेरे घर में घुसाई है। रुचि इस बात से अनजान कि वो उसकी मौसी सास है, वो उससे बहस कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास और ननद वहाँ आ जाती है और उसकी बातें सुनने के बाद उर्मिला धीरे से रुचि का हाथ दबाते हुए, बहुत चुप हो जा भगवान के लिए, ये तेरी मौसी सास है, पैर छूकर माफी मांग इनसे। पता नहीं क्या क्या बोल गई तू। क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। माफ करना मौसी जी, मुझे आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तेरी फोटो देखी हुई थी तो मैं तुझे पहचान गई। अरे रोज बादाम खाती हूँ ना, तो याददाश्त अच्छी है मेरी। अब बातों से तो तूने मेरा पेट भर ही दिया है। अगर कुछ खिला दे तो बहुत मेहरबानी होगी तेरी। जी बताइए मौसी जी, आप क्या खाएंगी? जो तू खा रही थी ना, वही खा लूंगी। अब तुझे क्या ही परेशान करूँ। कुसुम, बहू पाव भाजी खा रही थी, लेकिन तुम उसे मत खाओ, तुम कुछ और बनवा लो, बहू वो बना देगी, लेकिन पाव भाजी नहीं। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं खा सकती? अब तो मैं पाव भाजी ही खाऊंगी। बहू, तू लेकर आ जा जल्दी से मेरे लिए। उर्मिला के बार बार मना करने के बाद भी कुसुम रुचि की बनाई हुई चटपटी पाव भाजी खा लेती है, जिसे खाते ही वो तीखे के कारण पूरे घर में घूमने लगती है। तभी रुचि उसके लिए चीनी लेकर आती है। लीजिए मौसी जी, खा लीजिए चीनी, तीखा कम हो जाएगा। माँ जी, इसलिए आपको पाव भाजी खाने से मना कर रही थी। पूरा का पूरा घर ही पेशेंट है, उबला हुआ खाना खाने वाला। और तू मिर्ची खाने वाली। उर्मिला, कितनी तीखी है ये पाव भाजी। तेरे उबले खाने वाले घर में ये चटपटी पाव भाजी खाने वाली बहू कहाँ से आ गई? पता नहीं कुसुम, अब क्या ही बताऊं, मैं तो जल्दी बहू के हाथों का कुछ नहीं खा पाती। पता नहीं कब चीनी की जरूरत पड़ जाए।
उर्मिला की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। समय बीतता है लेकिन रुचि अपनी चटपटी पाव भाजी खाना नहीं छोड़ती। तभी एक दिन अनुज और रुचि पार्टी में जाते हैं जहां रुचि सभी खाने को एंजॉय करते हुए खा रही थी। वहीं अनुज सिर्फ फ्रूट सैलेड्स खा रहा था। रुचि को इतना ऑयली और तीखी चीजें खाते देखकर अनुज रुचि से, बस करो यार, तुम्हें ऐसा तीखा खाते देख कर तो मुझे तीखा लग जाता है। तुम कितना चटपटा खाती हो यार, ये सब खाना हमारे शरीर को बीमार कर सकता है। ज्यादा मत खाओ, नुकसान करेगा बहुत तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इससे भी ज्यादा तीखा खा लूं। ये तो कुछ भी नहीं है और पानी भी ना मांगो, आपकी तरह थोड़ी जो सिर्फ फ्रूट सैलेड खाकर रहूं। रुचि की बात अनुज को अच्छी नहीं लगती और वो अगले दिन सुबह नाश्ते में खुद पाव भाजी बनाता है। वो भी रुचि की बनाई हुई चटपटी पाव भाजी से भी ज्यादा तीखी, और उसे रुचि को खाने के लिए देता है, जिसे खाते ही रुचि के कान नाक से धुआं निकलने लगता है और वो पानी मांगने लगती है, लेकिन अनुज उसे पानी नहीं देता। तभी रुचि, अनुज जी पानी दीजिए, बहुत तीखा लग रहा है, जान निकल रही है मेरी, तो प्लीज जल्दी दीजिए। एक शर्त पर कि आज के बाद तुम घर में नॉर्मल तीखा खाना बनाओगी तो सभी खा सकें, और ये अपनी चटपटी तीखी पाव भाजी खाना छोड़ दोगी। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, अब जो बोलेंगे ना मैं वही करूँगी, लेकिन पानी दे दीजिए। रुचि की बात सुनकर अनुज हंसते हुए रुचि को पानी दे देता है। इस तरह से रुचि अपनी शर्त में हार जाती है और अनुज रुचि की चटपटी पाव भाजी खाने वाली आदत को छुड़ाने में कामयाबी पाता है।